हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 26 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है पंजाब और डी है गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व क्षय रोग दिवस पर बुधवार को प्रदेश के 21 जिलों को ड्रग वेयर हाउस की सौगात दी। सीतापुर के सुरेचा स्थित विद्या ज्ञान स्कूल में बटन दबाकर योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक जो अभियान है इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और दोस्तों, जो केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि 2025 तक देश से टीबी को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, तो उसी के तहत प्रदेश सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने विश्व क्षय रोग दिवस पर इस अभियान को शुरू किया है। और जो क्षय रोग दिवस है वो 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विश्व क्षय रोग दिवस पर ही 21 जिलों को ड्रग वेयर हाउस की भी सौगात दी गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो अभियान है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो क्या है? संयुक्त प्रांत, और इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 404 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं और विधान परिषद की 100 यानी कि 100 उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सीटों को देखा जाए तो 80 उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। तो ये आपको सीट्स के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बुक्सा, थारू, राजी और जौनसारी ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना, गोमती, चंबल, सोन, घाघरा ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और इससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य क्या है? इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथक। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर लोक नृत्य देखा जाए तो रासलीला है, रामलीला है, ख्याल नृत्य है, नौटंकी, स्वांग नृत्य, चरकुला ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और अगर मेले देखे जाएं तो कुंभ मेला है जो कि प्रयाग में लगता है, देवा मेला है जो कि बाराबंकी में लगता है, नौचंदी मेला है जो मेरठ में लगता है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेले से संबंधित हमने एक एनिमेशन आधारित ट्रिक पर एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप एक बार देखेंगे तो उसे आप फिर उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख मेले हैं सभी के सभी आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, यह यातायात के लिए कब से खोल दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 31 मई 2021, बी है 31 मार्च 2021, सी है 31 अप्रैल 2021 और डी है 20 अप्रैल 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2021। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 31 मार्च से वाहन दौड़ेंगे।
एक्सप्रेसवे को खोलने की तारीख पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मोहर लगा दी है। 31 मार्च यानी बुधवार की सुबह एक्सप्रेसवे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का पहला एडवांस एक्सप्रेसवे होगा जिसमें चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कारों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन चल सकेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये देश का पहला ऐसा एडवांस एक्सप्रेसवे होगा जिसमें चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी अगर कोई लंबाई देखी जाए तो इसकी कितनी लंबाई है, तो 96 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो नई दिल्ली से लेकर के ये मेरठ तक बना है। और इसका जो शुरुआत हुई थी निर्माण कार्य वो कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 2015 को इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था निर्माण कार्य का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है 31 दिसंबर 2015 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और इसकी जो बनने में लागत है वो कितनी आएगी, तो 7,000, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है 7,855.87 करोड़ रुपए जो है इसकी बनने में कुल लागत आई है। और दोस्तों ये जो एक्सप्रेस वे है इससे दिल्ली से लेकर के मेरठ तक मात्र 60 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा द्रुतगामी एक्सप्रेस वे होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे देश का ऐसा पहला एडवांस एक्सप्रेस वे होगा जिसमें चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। और इसका जो यात्रियों के लिए इसे कब से शुरू किया जाएगा, तो 31 मार्च से जो है वाहन इस पर दौड़ने लगेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीएम योगी आदित्यनाथ अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का कब लोकार्पण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 26 मार्च 2021, बी है 27 मार्च 2021, सी है 1 अप्रैल 2021 और डी है 30 अप्रैल 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 27 मार्च 2021। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के पूर्व 27 मार्च की शाम पूर्वांचल समेत पड़ोसी राज्य बिहार एवं पड़ोसी देश नेपाल वासियों को बड़ा तोहफा देंगे। इस दिन सीएम पूर्वांचल के पहले और सूबे के तीसरे प्राणी उद्यान शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण करेंगे। 121 एकड़ में फैले प्राणी उद्यान का लोकार्पण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को देश के पर्यटन के नक्शे पर प्रतिष्ठित करेंगे। प्राणी उद्यान यह भी एक रिकॉर्ड बनाया है कि सिर्फ 38 दिन में 32 प्रजातियां वन्य जीव जिसमें बब्बर शेर है, बाघ है, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, स्लॉथ, बियर समेत 151 प्रजातियों के वन्य जीव लाए गए हैं। तो दोस्तों ये जो प्राणी उद्यान है इसमें ये रिकॉर्ड बनाया गया है कि मात्र 38 दिनों में, आपको ध्यान में रखना है कि केवल और केवल 38 दिनों में 32 प्रजातियों के जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो इस चिड़ियाघर में लाए गए हैं। कितने, 151 प्रजातियों के जो हैं कुल मिलाकर के जो वन्य जीव हैं वो इस चिड़ियाघर में लाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो 32 प्रजातियां हैं वो मात्र 38 दिन में लाई गई हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो चिड़ियाघर है ये प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर है और जो बाकी 2 चिड़ियाघर हैं उससे ये काफ़ी बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है तो आपको नाम ध्यान रखना है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। और ये कहाँ पर है, तो गोरखपुर में ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितनी सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 मिलों को। उत्तर प्रदेश की 5 सहकारी चीनी मिलें राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित की गई हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 24 तथा देश में कुल 161 सहकारी चीनी मिलें संचालित हैं। इस क्रम में अगर देखा जाए कि कौन कौन सी मिलों को जो है राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो उनके नाम देखिए। तो किसान सहकारी चीनी मिल पुवाया जो कि शाहजहांपुर में है, उसे
अधिकतम चीनी प्रथा के मामले में सम्मानित किया जाएगा। और दूसरी है तिलहर जो कि शाहजहांपुर में है, इसे चीनी मिल को गन्ना विकास के लिए सम्मानित किया जाएगा। तीसरी है सठियाव जो कि आजमगढ़ में है, इसे चीनी मिलों को तकनीकी दक्षता के मामले में सम्मानित किया जाएगा। और अगली है रमाला जो कि बागपत में है, इसे चीनी मिल को अधिकतम गन्ना पिराई हेतु सम्मानित किया जाएगा। साथ ही किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड जो कि बिजनौर में है, उसे देश की सबसे 161 सहकारी चीनी मिलों में सर्वोत्तम सहकारी चीनी मिल हेतु चयनित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो 5 सहकारी चीनी मिलें हैं उन्हें राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और कौन कौन सी चीनी मिलें हैं तो वो सारे आपको नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है वो है रमाला जो कि बागपत में है, इसे अधिकतम गन्ना पिराई हेतु जो है सम्मानित किया जाएगा। और जो ये पुरस्कार है वो नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से इन 5 मिलों को सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है तो 24 सहकारी चीनी मिलें हैं और देश में अगर देखा जाए तो कुल 161 सहकारी चीनी मिलें संचालित हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन पर भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव, बी है राहुल सचदेवा एवं अनिल त्यागी, सी है मोहन अग्रवाल एवं अनुज कुमार, और डी है संतोष त्यागी एवं मनोज सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हिसार के गांव मलापुर निवासी हैं और पर्वतारोही अनु यादव फतेहाबाद के बुवान गांव की रहने वाली है। गौरतलब है कि रोहतास खिलेरी जो है वो माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुके हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रिकॉर्ड बनाया गया है 24 घंटे रुकने का माउंट किलिमंजारो चोटी पर, तो वो किसने बनाया है तो पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने 24 घंटे रुककर ये रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों ये रोहतास खिलेरी हैं वो हरियाणा के निवासी हैं और जो अनु यादव हैं वो भी हरियाणा के निवासी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है रोहतास खिलेरी और अनु यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है पंजाब और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। राज्य कैबिनेट द्वारा नीति को इस मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह नीति इथेनॉल की निकासी की अनुमति देगी जो पहले गन्ने की अवशेष मात्रा के साथ साथ गन्ने तक सीमित थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि बिहार जो है वो जैव ईंधन 2018 की नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, बी है लद्दाख, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। आम लोगों एवं पर्यटकों के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च को खुल गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसे सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूलिप गार्डन जबरवान रेंज की तलहटी में 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस गार्डन में इस साल 62 किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप हैं। अब दोस्तों ये जो यहाँ पर ट्यूलिप यहाँ पर वर्ड आया है ट्यूलिप गार्डन, ये होता क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों ट्यूलिप एक प्रकार के फूल होते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ये जो है ये एक तरह के फूल होते हैं। और जो ट्यूलिप शब्द है ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पगड़ी। जब ट्यूलिप के फूलों को उल्टा कर दिया जाए तो ये एक पगड़ी की तरह की आकृति बन जाती है।
और दोस्तों पहले के समय में जो तुर्की लोग थे वो इन्हीं फूलों को अपनी पगड़ी में सजाते थे। और दोस्तों ये जो कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन है, ये दुनिया का, आपको ध्यान में रखना है कि जो कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन है ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाग है। कौन सा है, आपको ध्यान रखना है, 5वां, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाग है। और वहीं अगर एशिया की बात की जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी ट्यूलिप गार्डन की, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों ये जो कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन है ये पिछली साल जो है कोरोना की वजह से नहीं खोल पाया था, लेकिन इस बार जो है इसे 25 मार्च को खोला गया है। और ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये साल में सिर्फ 1 महीने के लिए खोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि साल में 1 महीने के लिए खोला जाता है, और इस बार इसे 25 मार्च को खोला गया है। और इसमें जो है इस बार 15 लाख, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस गार्डन में 62 किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप के जो फूल हैं वो इस बार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो है ट्यूलिप गार्डन होता है, ट्यूलिप के ये यहाँ पर फूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा और डी है गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। हाल ही में गोवा सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 21,646.68 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गोवा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पसंद के तीर्थ स्थानों तक पहुंचाने के लिए IRCTC के साथ समझौता भी किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना है ये किस राज्य में इसकी घोषणा की गई, तो गोवा सरकार ने इस योजना की घोषणा की गई। और इस योजना के तहत क्या होगा, तो जो वहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ध्यान में रखना है कि जो मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना है ये गोवा सरकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसे टीवी फ्री घोषित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है लक्षद्वीप, सी है लद्दाख और डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। हाल ही में विश्व टीवी दिवस के अवसर पर लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को टीवी फ्री घोषित कर दिया गया है। अब दोस्तों ध्यान में रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला है उसे भी टीवी फ्री घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह दोनों भारत में टीवी फ्री घोषित होने वाले पहले स्थान बन गए हैं। दुनिया भर के कुल टीवी मामलों के 30% मामले जो हैं वो भारत में हैं। भारत ने 2025 तक टीवी खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरीके से टीवी फ्री घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कल्याण के लिए इस बजट में सूचित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने का फैसला लिया है, यानी राज्य सरकार का इस बार का बजट खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जेंडर आधारित बजट जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने पेश किया है और ये देश का पहला राज्य है जहां पर जेंडर आधारित बजट जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे 26 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, छिछोरे। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो।
तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन ने दुनिया की सबसे छोटी गजल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए है बरेली, बी है हमीरपुर, सी है वाराणसी और डी है बहराइच। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।